नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद की स्थिति और परिस्थिति का। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने कैबिनेट का विस्तार तो कर दिए हैं, लेकिन कैबिनेट का जो विस्तार किए हुए हैं, किस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, ये जानने ही जैसा है कि जैसे कि शिवसेना और एनसीपी उनके साथ में कैसे एक साथ मिलजुल के काम करेगी और कैसे एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करेगी, ये खाते के बंटवारे में उन्होंने कर दिया है। वैसे कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को प्रशासनिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छे भी तजुर्बा रखते हैं सरकार चलाने का, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई थी, हर कोई उनके ऊपर लोहा मानता है। परिस्थिति ऐसी हुई कि 2019 के बाद उनको सरकार से बाहर होना पड़ा और बाद में उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में एक तरह से एक छत्र उन्होंने अपना कब्जा करके रखा है, कैसे लोगों को एक दूसरे के ऊपर मतलब भिड़ा के भी रखा है, ये भी एक जानने समझने की बात है। तो कैसे कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इस पर हम आज लेखा जोखा देख लेते हैं। हमारे साथ में दयानंद नेने जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। इन्होंने काफ़ी स्टडी किया है कि कैसे एक खाते का दूसरे पार्टी के खाते पर किस तरह निर्भरता है और उसकी निर्भरता जो है देवेंद्र फडणवीस के पास कैसे चाबी है। हालांकि उन्होंने आज सुबह सुबह एक खबर भी आया है उनके बारे में कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी निजी सचिव या और कोई भी चीज़ें जो रखते हैं वो बिना उनके पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता है। यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं वो अपनी मर्जी से कोई सचिव भी नहीं रख सकते हैं। तो ये तो पहला विस्फोट है उनका, एक तरह से देखा जाए तो आगे का किस तरह क्या क्या रहेगा वो लेखा जोखा जो है नेने साहब बताएंगे। नेने साहब, आपने देखा मैंने काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा पेपर लेके आए हो, और क्या देख रहे हैं इसमें कि जो मिनिस्ट्री का जो बंटवारा हुआ है विभाग का, तो कैसे बैलेंसिंग किया है उन्होंने? सबसे पहले नमस्ते और वंदे मातरम। श्याम जी, आखिर में होने वाला है करके 21 दिसंबर शाम को देवेंद्र फडणवीस जी ने मंत्रिमंडल का जो एलोकेशन करने का है कि कौन से मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएंगी, तो उसका ऐलान उन्होंने 21 दिसंबर शाम को आखिर में कर दिया। आप अगर देखोगे तो शपथ ग्रहण करने के बाद में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में, हालांकि 237 सीटें 288 में से महायुति को मिली, फिर भी 11 दिन लगे सीएम और डिप्यूटी सीएम को शपथ ग्रहण करने के लिए रिजल्ट आने के बाद में। उसके बाद में जो मिनिस्टर्स के नाम अनाउंस करने थे, तो ये 11 दिन के बाद और 12 दिन लिए उन्होंने वो नाम अपने अनाउंस करने के लिए, घोषित करने के लिए। और नाम घोषित करने के बाद बीच में पूरा का पूरा 6 दिन का अधिवेशन हुआ नागपुर का, और उस अधिवेशन के अंत में उन्होंने 6 दिन के बाद में खाते वाटप जिसे कहते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर को जाएगी, विभाग बंटवारा वो अनाउंस किया उन्होंने। मतलब शपथ ग्रहण रिजल्ट आने के बाद में पूरा 1 महीना गया महायुति की मिनिस्ट्री अपनी जगह पे आके उसका पूरा ऐलान होके लोग काम करने को शुरुआत करेंगे इसके लिए। मतलब 1 महीना 30 दिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के बीच में कितने पुल्स और प्रेशर्स चलते होंगे पार्टी की वजह से। मतलब एकनाथ शिंदे और अजीत दादा अपनी अपनी पार्टियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पोस्ट और अच्छे मिनिस्ट्रियाँ लेना चाहते थे, और फिर जो जिनको मंत्री होना है उनका प्रेशर एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के ऊपर और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। शुरुआत में ऐसे लगा था, बीजेपी को 137 आमदारों का सपोर्ट है, तो बीजेपी सारे मेन जो मिनिस्ट्रीज है, जैसे गृह है, फिर फाइनेंस है, महसूल है, सारी मिनिस्ट्री बीजेपी खुद के पास रखेगी, ऐसे पहले लगा था। पर एकनाथ शिंदे और अजीत दादा ने दिखा दिया कि वो बहुत हार्ड बार्गेनर्स जिसे कहते हैं, वो बहुत ही हार्ड बार्गेनर वो दोनों निकले, और दोनों ने अपने अपने प्रयासों से अपने अपने पक्ष के लिए अच्छी मिनिस्ट्रीज बीजेपी के हाथ से उन्होंने निकाल के ले ली है। और आखिर में जब अभी अनाउंसमेंट हुआ है तब हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास होम मिनिस्ट्री, जो एकनाथ शिंदे पहले मांग रहे थे खुद के लिए, दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एनर्जी, फिर विधि और न्याय और माहिती और जनसंपर्क, ऐसे 5 महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री
देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद के पास रखी हुई है। उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी के पास अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और एमएसआरडीसी, मतलब पीडब्ल्यूडी के 2 बंटवारे किए हैं, एक एमएसआरडीसी और दूसरा बंटवारा उन्होंने किया है एमएसआरडीसी छोड़ के बाकी पीडब्ल्यूडी। तो एमएसआरडीसी का खाता ये एकनाथ शिंदे जी के पास खुद के पास उन्होंने रखा है, और अजित दादा के पास अर्थ मतलब फाइनेंस और एक्साइज, ये दोनों महत्वपूर्ण खाते उन्होंने रखी है। तो ये 3 प्रमुख नेताओं ने अपने पास, अगर पूरी देखने को जाए मिनिस्ट्री की जो 5 और 3 8 और 10 मेन खाती जो होती है, मेन मिनिस्ट्री होती है, वो तीनों ने अपने पास रखी हुई है। अभी हम आगे चल के अगर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उनकी मिनिस्ट्री का, तो भारतीय जनता पार्टी में विदाउट एनी डाउट जी चंद्रशेखर बावनकुळे नंबर 2 है। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने लगभग सिग्नल दे दिया है सबको। उनके बाद में उन्होंने बावनकुळे जी को शपथ दिलाई, और बावनकुळे जी के पास महसूल, रेवेन्यू जैसा एक महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री दी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 19 मिनिस्टर्स है, उसमें देवेंद्र फडणवीस के बाद सबसे सीनियर, सबसे सेकंड नंबर 2 ये चंद्रशेखर बावनकुळे जी होंगे। ये एक तरह से उन्होंने सिग्नल दे दिया है। जैसे मैंने कहा, एकनाथ शिंदे जी के पास भी अच्छी मिनिस्ट्रीज है, अर्बन डेवलपमेंट है, एमएसआरडीसी है, हाउसिंग है, सिडको है, मतलब परिवहन भी है। मैं परिवहन मतलब मैं मेन मिनिस्ट्रीज कह रहा हूँ जो उन्होंने खुद के पास रखी है। परिवहन प्रताप सरनाईक के वजह से, तो और अजित दादा के पास फाइनेंस और एक्साइज मिनिस्ट्रीज रखी है। अभी फाइनेंस जिसके पास होती है उसके पास कहते हैं कि सरकार की तिजोरी की चाबी रहती है। तो ये सरकार के तिजोरी की चाबी गत मिनिस्ट्री में भी अजित दादा के पास थी, ये मिनिस्ट्री में भी अजित दादा के पास है, पर इसमें एक नुक्स है, देयर इज अ ट्विस्ट। क्या? तो अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और एमएसआरडीसी, ये 3 महत्व की मिनिस्ट्री जहां पे ज्यादा पैसा खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह ऊपर एंड ऑल, ये तीनों खाते हैं एकनाथ शिंदे जी के पास। तो चाबी तो भले अजित दादा के पास है, पैसा कहाँ खर्चा करना है वो एकनाथ शिंदे तय करने वाले हैं अभी, और उन्हें बताने वाले हैं। मतलब एक के ऊपर कैसे निर्भर होती है दूसरे मिनिस्ट्री, और दोनों अलग पार्टी है, एक है शिवसेना, दूसरे है अजित दादा एनसीपी के। अगर ये पूरे मिनिस्ट्री का गठन आप देखोगे तो उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस का स्टैम्प, मतलब एकदम बढ़िया, मतलब दिस मिनिस्ट्री इज ए देवेंद्र फडणवीस मिनिस्ट्री, ऐसे हम कह सकते हैं इन टोटो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अजित दादा की लोग भी और एकनाथ शिंदे जी के लोग भी। वो कैसे? तो उन्होंने एक बड़ा पोर्टफोलियो एक्साइज का जो है, जो बीजेपी के लोग मांग रहे थे हम अपने पास रखना चाहिए, वो उन्होंने अजित दादा को दे दिया है फाइनेंस के साथ में। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास 19 मिनिस्ट्रीज जो आई है जी, उसमें उन्होंने काफी नए चेहरे दिए हैं, और सिर्फ नए चेहरे नहीं, नए चेहरों को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे कि सातारा जिला जो है, उसमें शिवेंद्र राजे भोसले और जयकुमार गोरे ये पहली बार मिनिस्ट्री में आए हैं, पर दोनों को एक तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया उन्होंने, और शिवेंद्र राजे भोसले के पास पीडब्ल्यूडी मतलब एमएसआरडीसी छोड़ के जो हिस्सा रहता पीडब्ल्यूडी का, वो शिवेंद्र राजे भोसले के पास, और ग्राम विकास और पंचायती राज जो डायरेक्ट रूरल महाराष्ट्र को टच करता है मिनिस्ट्री दोनों, वो जय कुमार गोरे जैसे, उनका एकदम ब्लू आइड बॉय जिसे कहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी का, उनको उन्होंने वो मिनिस्ट्री दी है। इसका अगर अर्थ देखने को जाओ आप, शिवेंद्र राजे भोसले और जय कुमार गोरे दोनों सातारा से, दोनों को महत्व की मिनिस्ट्री, दोनों को कैबिनेट मिनिस्ट्री, दोनों भारतीय जनता पार्टी के। मतलब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे के आगे शोलापुर तक का जो एरिया है, उधर अपने हाथ पैर फैलाना चाहती है, उधर अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है। इसका डायरेक्ट सिग्नल ये 2 मिनिस्ट्री से अपने को मिलता है। अभी अजित दादा का भी आप देखो, अजित दादा को उत्तर महाराष्ट्र से 7 एमएलए उनके चुन के आए हैं, मतलब 41 में से 7 एमएलए उत्तर महाराष्ट्र से चुन के आए। तो जाहिर है कि उत्तर महाराष्ट्र में भी वो अपनी पार्टी बढ़ाना चाहेंगे अजित दादा। तो उधर उन्होंने माणिकराव कोकाटे, वो भी फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री में आए हैं, उनके पास कृषि मंत्रालय दिया उन्होंने। महाराष्ट्र, रूरल महाराष्ट्र को टच करने वाली कृषि मंत्रालय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो फर्स्ट टाइमर को माणिकराव कोकाटे को दिया है। अगर उसका बिटवीन द लाइंस पढ़ना हम जो कहते हैं,
जो नहीं लिखा, अलिखित का अर्थ अगर हम निकालना चाहे तो छगन भुजबल जी को, वो भी उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं, येवला से, उन्होंने मिनिस्ट्री में उनको नहीं लिया है। छगन भुजबल जी नाराज है, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेके अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो उनको चेकमेट करने के लिए शायद उन्होंने माणिकराव कोगाटे की लीडरशिप आगे बढ़ाई है, उनको डेवलप करना चाहते होंगे कि अगर छगन भुजबल नाराज रहे, बाज नहीं आए, तो एक तो माणिकराव कोगाटे को दिया है कृषि मंत्रालय, और दूसरा नरहरी झिरवळ जो आदिवासी है जी, तो आदिवासी लोगों को भी, कि वो पट्टे में आदिवासी लोग बहुत है, तो उनको भी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एफडीए की जैसी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है। तो उत्तर महाराष्ट्र में 7 में से 2 बड़े मंत्रालय 2 नए लोगों को अजित दादा ने दिए हैं। आपको अगर मालूम होगा तो आप सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि 4 दिनों पहले अजित दादा ने गिरीश महाजन जी को हंसते खेलते टॉन्टिंग किया था विधान परिषद में कि गिरीश आता सुधर, जेम तेम वाचलायस तू। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्ची में गिरीश महाजन की विकेट गिरेगी ऐसे लग रहा था सबको। उसकी वजह अलग है, इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बन सकता है, वो वजह भी मैं ये विषय में नहीं लाना चाहता हूं। पर देवेंद्र फडणवीस उनके पीछे खड़े रहे करके गिरीश महाजन बाल बाल बच गए हैं, उनको मिनिस्ट्री मिली है। पर संकट मोचक कहते थे उनको, और पहले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां उनके पास आज रह चुकी है। इस बार उनको और विखे पाटिल, वो भी उत्तर महाराष्ट्र से ही, वहां से ही आते हैं, नगर और शिरडी से जिले में से, तो उन दोनों को जल संपदा जो विभाग है उसके 2 टुकड़े किए करके, एक आधा टुकड़ा दिया है उन्होंने गिरीश महाजन जी के पास और आधा टुकड़ा दिया है विखे पाटिल जी के पास। अभी विखे पाटिल भी कांग्रेस से आए हुए हैं, सीनियर लीडर है, उनके पास लास्ट टाइम महसूल जैसा बड़ा खाता था और वो नंबर 3 के मिनिस्टर थे गत मिनिस्ट्री में, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस के बाद। तो उनके भी पर काटे ऐसे दिखता है यहाँ पे। गिरीश महाजन जी को जो जल संपदा विभाग है उसका विदर्भ, तापी और कोकण विकास, ये भाग उनके पास दिया हुआ है, और विखे पाटिल जी के पास गोदा और कृष्णा खोरे, उनको जोड़ के उसका पानी का जो बंटवारा का जो हिस्सा है बड़ा, वो हिस्सा उन्होंने विखे पाटिल जी के पास दिया है। अभी कृष्णा खोरे और गोदावरी के पानी का बंटवारा अच्छी तरह से होना चाहिए, इसके लिए विखे पाटिल, राधा कृष्ण विखे पाटिल के जो पिताजी थे वो काफी उस वक्त उनके जमाने में कार्यरत थे। अभी वो बंटवारा अच्छी तरह से करने का काम उनके ही लड़के को दिया हुआ है, और नॉर्थ महाराष्ट्र के लोगों का काफी उसमें उम्मीद होगी कि विखे पाटिल ये गोदावरी और इसका पानी का जो वितरण है, उनकी जो समस्या है वो हल कर देंगे। और एक आदमी जो बड़ा मिनिस्टर थे, गत मिनिस्ट्री तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल, उनके भी थोड़े पर काटे हैं ऐसे यहाँ पे दिखता है। उनको हायर एजुकेशन, हायर और टेक्निकल एजुकेशन मंत्रालय उनके पास दिया हुआ है। ये मंत्रालय एक्चुअली बोलते हैं बड़ा सरदर्द होता है ये मंत्रालय, मतलब कोई लेना नहीं चाहता, पर वो उनके पास दिया हुआ है। पंकजा मुंडे के पास एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण मंत्रालय उनके पास दिया हुआ है। एक बार पंकजा मुंडे के पास जब वो मिनिस्ट्री में थी 14 से 19 तक, तब उसके पास महिला और बाल विकास मंत्रालय था, अभी उसके पास पर्यावरण दिया हुआ है। अभी देखिए वापस देवेंद्र फडणवीस का स्टैंड कैसे, तो बड़ी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पीडब्ल्यूडी है, यूडी है, ये भले अपने सहकारी पक्ष को उन्होंने दिए है, अजित दादा की एनसीपी को या एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को, पर इनके जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री जो है वो उन्होंने बीजेपी के रखे हुए हैं। मतलब फाइनेंस में जो यूडी जो है एकनाथ शिंदे जी के पास है, पर उसकी जो राज्य मंत्री है वो माधुरी मिसाल पुणे की है, वो देवेंद्र फडणवीस साहब की करीबी सहकारी मानी जाती है। फाइनेंस में राज्य मंत्री अजित दादा का एनसीपी के है, राज्य मंत्री फाइनेंस का जो है आशीष जायसवाल वो शिवसेना का रखा हुआ है, पर आशीष जायसवाल पर्सनल लेवल पे भी देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी जाने जाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि चेस का एक जो गेम होता है, बुद्धिबल जिसे मराठी में कहते हैं, तो हर एक के लिए एक सामने चेक करने के लिए रखते हैं प्यादा, हर एक घोड़े के पीछे या हाथी के पीछे, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने हर बड़े मंत्रालय के पीछे एक अपना आदमी या तो कैबिनेट में या तो राज्य मंत्री में रखा हुआ है।
इसके बाद में शिवसेना के गुलाबराव पाटिल, संजय राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के मंगल प्रभात लोढ़ा, फिर उदय सामंत, इनको जो उनके पास पुराने जो खाते थे वही कायम रखे हुए हैं, उसमें उन्होंने कोई फेर नहीं किया हुआ है। वैसे ही अतुल सावे, जो उनके पास ओबीसी मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी और डेयरी डेवलपमेंट, ये 3 मंत्रालय उनके पास दिए गए हैं। अतुल सावे जी भी देवेंद्र फडणवीस के खास आदमी करके जाने जाते हैं। वो संभाजीनगर में है। संभाजीनगर में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी वीक है मराठवाड़ा में, तो अपना एक प्यादा, अपना एक आदमी उधर रहना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 3 बड़े मंत्रालय उन्होंने रखे उनके पास। दादा भूसे, सीनियर मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे जी जब मना कर रहे थे कि मुझे डिप्यूटी सीएम नहीं बनना है और मैं मेरा एक आदमी दूंगा जिसे आप डिप्यूटी सीएम बनाओ, तो दादा भूसे का नाम था उस वक्त, तो उनको भी शालेय एजुकेशन जैसी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पर हेवी वेट जिसे नहीं कह सकते, ऐसी एक मिनिस्ट्री उनको दी है। ये एकनाथ शिंदे जी ने क्या चाल चली है मालूम नहीं। एक तो आप डिप्यूटी सीएम के लिए उसको कंसिडर कर रहे थे, अभी उनके पर आपने ऐसे काट दिए। 2 नए लोग एनसीपी अजीत दादा ने जो दिए हुए हैं, बाबा साहेब पाटिल और मकरंद पाटिल, नए लोग हैं, पहली बार मिनिस्ट्री में आए हुए हैं। बाबा साहेब पाटिल को सहकार, बड़ा मंत्रालय है महाराष्ट्र में, सहकार मंत्रालय, जो एनसीपी का लगभग सहकार चळवळ जो कहते हैं उसके ऊपर, सहकार मूवमेंट के ऊपर एनसीपी का बहुत बड़ा होल्ड है, तो उसकी मिनिस्ट्री बाबा साहेब पाटिल को दी है। और पुनर्वसन जो मिनिस्ट्री होती है वो मकरंद पाटिल को दी है। दोनों नए लोग उन्होंने दिए हुए हैं। इसका एक अर्थ क्या होता है, जो अजीत दादा बार बार कहते आए हैं कि वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र में नव नेतृत्व को हमने आगे लाना चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए। तो ये दोनों लोगों को, पहली बार आए हुए नए फेसिस को अच्छे मंत्रालय देके उन्होंने वो एक किया हुआ है। फिर भरत गोगावले को रोजगार, फलोद्यान, और गणेश नाइक जी को वन, और जयकुमार रावल जी को पणन और राज शिष्टाचार मिले हैं। इन तीनों मिनिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। और प्रताप सरनाइक, उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, परिवहन की, वो एक अच्छी मिनिस्ट्री उनको मिली है। और ट्रांसपोर्ट के आप जानते हो एसटी महामंडल है, उसमें आरटीओ आता है, और वो एक उन्होंने काफी आंदोलन भी किया था एसटी के ड्राइवर होने वगैरह, तो उनका भी काफी समस्याएं है। अभी प्रकाश सरनाइक कैसे वो उनको हल करते हैं वो अपने को देखना पड़ेगा। अगर इस सबका मतितार्थ, मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर कहना है, तो एक हम समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्दी लोकल बॉडीज जो कहते हैं कॉरपोरेशन इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस जो होने हैं, वो 3 से 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये सारा मंत्रिमंडल का उन्होंने एलोकेशन मिनिस्ट्री का किया हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी ने। और देवेंद्र फडणवीस जी ने एक देखा है कि तीनों पार्टियों के पास अपने अपने एरियाज देख के, उनकी ताकत कौन से एरिया देख के मिनिस्ट्री का एलोकेशन उन लोगों ने किया है। और 3, जैसे मैंने बताया कि 10 मेन मिनिस्ट्री जो है वो इनके नेतृत्व जो है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा, उन तीनों ने 10 मेन मिनिस्ट्रीज खुद के पास रखी हुई है। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने एक दिखा दिया है कि वो मैन ऑफ स्टील जिसे कहते हैं, कोई उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई उनको दबा नहीं सकता, ना वो किसी के प्रेशर में आके कोई निर्णय लेंगे। अपने खुद के पक्ष से या तो अपने सहयोगी पक्षों में से हेवी वेट जिसे कहते हैं, जैसे कि सुधीर मुनगंटीवार है, विजय कुमार गावित है, छगन भुजबळ है, दीपक केसरकर है, तानाजी सावंत है, अब्दुल सत्तार है, ऐसे हेवी वेट लोगों को या तो फिर छगन भुजबळ है अपने मिनिस्ट्री से बाहर रखना और नए लोगों को मौका देना, ये काम ये तीनों नेताओं ने मिलके सहमति से बहुत ही अच्छा निभाया है, ऐसे अभी देखने को आया है। और सब लास्ट बात, ये जो मिनिस्ट्री बनी है 42 लोगों की, उसमें 19 नए चेहरे हैं। 8 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 6 शिवसेना की तरफ से और 5 अजीत दादा की तरफ से। तो एक सहमति का मंत्रिमंडल, भले थोड़ी देरी हो गई, पर इन्होंने बैठ के एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाया हुआ है। और अगले 5 साल यह मंत्रिमंडल अच्छा कार्य करेगा, महाराष्ट्र का नाम रोशन करेगा और लोगों के लिए, लोगों की सेवा में
महाराष्ट्र को एक नई दिशा देगा, प्रदान करेगा, ऐसे प्रार्थना हम कर सकते हैं। धन्यवाद दिनेश जी, आपने काफ़ी मेहनत से सब एनालिसिस निकाल के अपने लोगों के सामने रखा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो हमने बताया कि किस तरह की देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना बैलेंसिंग बनाया हुआ है, क्योंकि 3 पार्टियों को मिलकर जो है सरकार बनानी थी और तीनों को जो है अच्छे से बैलेंसिंग करके बनाना था। तो और उसमें जो है खासकर होम मिनिस्ट्री को लेकर जिस तरह से खींचतान चल रही थी, उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस जो बैलेंसिंग बनाया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।